गुड इवनिंग गाइज। सो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हम करेंगे इंडिया के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, हम टोटल ये 104 अमेंडमेंट्स हैं, बट हम इसमें से कुछ 22 और अप्रॉक्स 21 हम लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने कल पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट 20 है वो डील करता है अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और पार्ट 20 सिर्फ एक ही आर्टिकल कंसिडर करता है, दैट इज आर्टिकल 368। और आर्टिकल 368 किसके बारे में बात करता है? अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो हम आते हैं अपने पहले अमेंडमेंट में। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो 1951 में हुआ था। अब फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या हुआ था? 1951 में 9th शेड्यूल ऐड हुआ था। आप याद करो, हमने शेड्यूल्स जब पढ़े थे तब हमने उसमें ये देखा था कि 9th शेड्यूल में क्या क्या हुआ था। लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, दैट मीन्स अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि कुछ स्टेट लॉज ऐसे भी हैं, यूनियन लॉज ऐसे भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते। ये भी 9th शेड्यूल ही था। ठीक है, तो पहला अमेंडमेंट कौन सा है? 1951, दैट इज 9th शेड्यूल। ये 9th शेड्यूल ऐड हुआ था। ओके, 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल ऐड हुआ था। फिर 7th अमेंडमेंट 1956 में क्या हुआ था? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। स्टेट को हमने दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया था, किस बेसिस पे? ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे हमने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया। आपको याद हो तो पार्ट 7th में हमने पढ़ा था 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बारे में कि क्या हुआ था। उसमें अबॉलिशन हो गया था किसका? स्टेट्स का। किस बेसिस पे? क्योंकि उनकी क्लास बढ़ी हुई थी, ए बी सी एंड डी, तो इस चीज का अबॉलिशन हुआ था। अबॉलिशन मतलब खत्म हो गया था। अबॉलिशन ऑफ क्लास ए बी सी डी स्टेट्स, ये पार्ट 7th में हमने पढ़ा था। ठीक है, और क्या हुआ? इंट्रोडक्शन हुआ किसका? यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इस टाइम पे यूनियन टेरिटरीज आ गई थी। 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961, पहले हमने फर्स्ट पढ़ा, देन 7th, देन वी आर कंसिडरिंग 10th। 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 में क्या हुआ? दादर और नागर हवेली इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कि दादर और नागर हवेली को भी कंसिडर किया जाने लगा एज इंडियन यूनियन के लिए। ठीक है, उसके बाद 11th शेड्यूल 1961, ये हमने स्किप किया है, बट मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन के रिगार्डिंग बात की गई है कि वो इलेक्टेड होगा बाय पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू। ओके, उसके इलेक्शन के रिगार्डिंग बात हुई है। उसके बाद हम आते हैं 12th अमेंडमेंट 1962। 12th अमेंडमेंट 1962 में क्या हुआ? गोवा एंड दमन एंड दीव ये इनकॉर्पोरेट हुए एज स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, उसके बाद 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962, पहले हमने फर्स्ट पढ़ा जिसमें 9th शेड्यूल आया, देन 7th 1956 जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, और अबॉलिशन हुआ स्टेट्स का जिनकी क्लास ए बी सी डी में बटी हुई थी। इंट्रोडक्शन हुआ यूनियन टेरिटरीज का। 7th हुआ 1956 में, पहला 1951, देन 56 हमने 7th पढ़ा है। उसके बाद 10th में हमने पढ़ा है 1961। 10th 1961 में क्या हुआ? दादर एंड नागर हवेली इनकॉर्पोरेट हुई। देन 12th में 1962, उसके बाद 11th स्किप करके हमने 12th करा है जिसमें गोवा, दमन एंड दीव इनकॉर्पोरेट हुए। देन 13th 1962 में क्या हुआ? नागालैंड इनकॉर्पोरेट हुआ। नागालैंड पहले ट्राइबल एरिया था ऑफ असम, उसके बाद पर ये एक इनकॉर्पोरेट हो गया एज स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ओके, उसके बाद 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में पौंडीचेरी को हमने एज ए यूनियन टेरिटरी अपनाया। ठीक है, तो हमने पहले किया फर्स्ट, 7th, देन 10th जिसमें दादर एंड नागर हवेली आई, 12th जिसमें गोवा, दमन एंड दीव इनकॉर्पोरेट हुआ, देन 13th जिसमें नागालैंड इनकॉर्पोरेट हुआ, देन 14th 1962 पौंडीचेरी एज ए यूनियन टेरिटरी। इसके बाद वैसे हम 25th करेंगे, पर जैसे कि यहाँ पे सब ऐड हो रहे हैं स्टेट्स, तो उसके बाद हम एक एडिशन पढ़ते हैं जो 36th में हुआ। क्या सिक्किम इंक्लूड हो गया एज 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, तो 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975, तो 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में क्या हुआ? सिक्किम इंक्लूड हुआ। ठीक है, उसके बाद हम पहले आ जाते हैं 25th जो हमें करना चाहिए था इससे बाद। तो 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में क्या हुआ? 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में जो आपका एक फंडामेंटल राइट था एज पर आर्टिकल 31, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी,
वो आपका कट डाउन हो गया, दैट मीन्स वो रिड्यूस हो गया, कर्टेल्ड हो गया। कर्टेल्ड मीन्स कट, हटा दिया गया फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो गारंटीड होते हैं, मतलब आपको हर हाल में मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर वो आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट पे इस चीज के लिए केस कर सकते हो कि ये मुझे फंडामेंटल राइट नहीं मिला है, क्योंकि ये आपको मिलने ही मिलने हैं, कंपल्सरी राइट्स है, ऐसा समझिए। ठीक है, तो 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में जो राइट टू प्रॉपर्टी था एज पर आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट था, वो कर्टेल हो गया। अब 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से ही आपका जुड़ा हुआ है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसके मिड में आएगा वो हम पढ़ेंगे, पर ये दोनों आपस में लिंक रखते हैं। क्या लिंक रखते हैं? अब फंडामेंटल राइट से तो राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया, पर अब इसी राइट टू प्रॉपर्टी को हमने क्या किया, हमने अपना लीगल राइट बना लिया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हमने पहले तो ये समझिए, ये लीगल राइट बनाया हमने एज पर आर्टिकल 300A। ये हमने कल भी डिस्कस किया था पार्ट्स में कि एज पर पार्ट 12 आर्टिकल 300A के अंदर आता है आपका राइट टू प्रॉपर्टी, जो अब एक लीगल राइट है। लीगल राइट इज नॉट गारंटीड राइट, ये एक नॉन गारंटीड राइट है। मतलब 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ये फंडामेंटल राइट को हमने हटाया जो कि गारंटीड था, अब ये लीगल राइट में आ गया जो कि नॉन गारंटीड है। अब हम इसमें केस करेंगे भी तो उसके भी कुछ लॉज बने हुए हैं, एज इन कि जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट आपसे ले सकती है। किस बेसिस पे? आर्टिकल 300A में एक डॉक्ट्राइन ऑफ एमिनेंट डोमेन की बात की गई है। इसमें ये बोलता है एमिनेंट डोमेन के अंडर कि आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट आपसे ले सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, भले ही आपका कंसेंट हो या ना हो। उसके बेसिस पे वो आपको अमाउंट देगी, उसके अलग से डिस्क्रिप्शन है कि किस बेसिस पे कितना अमाउंट और क्या। बट अभी हमें बस यहाँ पे इतना समझना है कि ये 25th में तो राइट टू प्रॉपर्टी हट गया फंडामेंटल राइट से, 44th में ये लीगल राइट बन गया अंडर आर्टिकल 300A। उसके बाद ये नॉन गारंटीड था, इसमें एक एमिनेंट डोमेन था। एमिनेंट डोमेन का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ले सकती है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट की यूज में आती हो वो प्रॉपर्टी। ओके, 25th भी डन, 44th भी डन। नाउ कम टू 38th। ठीक है, ये आज का लास्ट अमेंडमेंट हम पढ़ रहे हैं, रेस्ट हम कल पढ़ेंगे, जिसमें से 42nd अमेंडमेंट एक्ट की बात हम कल करेंगे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट। ओके, क्योंकि ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। यहाँ आते हैं 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975। इट टॉक्स अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी में इसने ये कहा है कि प्रेसिडेंट इज नॉन जस्टिसेबल, मतलब प्रेसिडेंट जस्टिसेबल नहीं होगा, और अगर वो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी करता है तो इसमें प्रेसिडेंट को वो जस्टिसेबल नहीं होगा, आंसरेबल नहीं होगा। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट सिर्फ इस मतलब एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप कह सकते हो डिक्लेरेशन ऑफ, सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी में जो प्रेसिडेंट है वो नॉन जस्टिसेबल होगा। ठीक है, एक बार रिविजन करते हैं। फर्स्ट में हमने 1951 9th शेड्यूल ऐड हुआ, 7th में 1956 रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट का लिंग्विस्टिक बेसिस पे, अबॉलिशन हो गए स्टेट्स का क्लासेस ABCD, इंट्रोडक्शन हुआ यूनियन टेरिटरीज का। 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 में दादर एंड नागर हवेली आई, फिर गोवा एंड दमन दीव इनकॉर्पोरेट हुआ 12th में 1962। 13th अमेंडमेंट एक्ट में नागालैंड इनकॉर्पोरेट हुआ, 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में पौंडीचेरी एज यूनियन टेरिटरी। देन 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 सिक्किम ऐड हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा था 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट हटा दिया गया, और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1976 में राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 300A, जो पार्ट 12 का आर्टिकल है। ओके, और इसमें एमिनेंट डोमेन भी है। अंडर आर्टिकल 300A एमिनेंट डोमेन की बात की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि गवर्नमेंट आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकती है अगर वो प्रॉपर्टी पब्लिक इंटरेस्ट में यूज हो रही है तो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 दैट टॉक्स अबाउट एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट इज नॉन जस्टिसेबल, मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, रेस्ट वी विल कवर टुमारो। ओके, थैंक यू।